नवंबर में उत्तराखंड आएंगे राष्ट्रपति। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। सीएम ने गांधी आश्रम में चलाया चरखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कहा, बचपन से रहे हैं गांधी से प्रेरित। बीजेपी का प्लान 2024 सांसदों को दी हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी। एससी, एसटी और ओबीसी के होंगे सम्मेलन। चारधाम में पहुंचे 52 लाख यात्री। सर्द मौसम के बाद भी श्रद्धालुओं में उत्साह। इसी महीने बंद होंगे चारों धामों के कपाट। अब प्याज के दामों में आई उछाल। नैनीताल मंडी में लगा प्याज का काउंटर, हुई रिकॉर्ड बिक्री। और 1 अप्रैल से ज्यादा देना होगा बिजली का बिल। प्रदेश में 26 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। कटौती केवल पुराने उपभोक्ताओं पर लागू होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने तमाम वर्गों के मतदाताओं को साधने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मतों को साधने की रणनीति बनाने के लिए भाजपा गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में 2-2 सम्मेलन कर रही है। इसके लिए पार्टी ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी हैं। इन सम्मेलनों में एससी व एसटी वर्ग से जुड़े सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में नए मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा। इसके लिए प्रदेश में अभियान भी शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत प्रदेश में 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब 6 माह से भी कम का समय रह गया है। इसको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी इन सभी तैयारियों में काफी आगे है। भाजपा ने 2024 के दंगल को जीतने के लिए कई रणनीतियों पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मतों को साधने की रणनीति बनाने के लिए भाजपा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2-2 सम्मेलन किए जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इन सम्मेलनों में एससी व एसटी वर्ग से जुड़े सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने गढ़वाल और कुमाऊं संभाग में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके तहत 20 नवंबर को विकास नगर और 22 नवंबर को नानकमत्ता में अनुसूचित जनजाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन कराया जाएगा। वहीं कांग्रेस में भाजपा के इस कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए जीत का दावा किया है। कांग्रेस पार्टी को इन सम्मेलनों से कोई मतलब नहीं है और कांग्रेस पार्टी चाहती है राज्य में कि भारतीय जनता पार्टी कुछ न करे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करने वाला दल है। हम समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए समय समय पर कार्य करते हैं। हमारे यहाँ सभी वर्गों के अलग अलग मोर्चे, अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं और पार्टी समय समय पर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती है। हमारे यहाँ अनुसूचित समाज के जो मोर्चे हैं, अनुसूचित जनजाति का मोर्चा है, अनुसूचित जाति का मोर्चा है, जिसको एससी, एसटी बोला जाता है, इनके सम्मेलन प्रस्तावित हैं और ये हमारे हर वर्ष सम्मेलन होते हैं। और कांग्रेस को तो सम्मेलनों से मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, इसलिए उनकी चिंता रहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता भी है, नेता भी है और समाज में इन सभी वर्गों के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनको व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए, उनको पार्टी की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सम्मेलन किए जाते हैं और हमारे भविष्य में होने वाले सम्मेलन प्रस्तावित हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा एससी एसटी का जो सम्मेलन कर रहे हैं वो कितना सही है बीजेपी के लिए, क्योंकि क्या किया बीजेपी ने
अभी हरिद्वार में इतनी बड़ी घटना करी, हमारे एससी के लोगों की मृत्यु हुई मारपीट से, आंदोलन हुआ और प्रताड़ित व्यक्तियों को ही जेल में डाला गया। एक व्यक्ति को तो इतना मारा गया कि वो अस्पताल में मर गया। उसके अलावा मंदिरों में उनको जाने से रोकते हैं, तो ये उस समय इनके संगठन कुछ नहीं करते। इन्हीं के संगठन से जुड़ा हुआ आदमी पुरौला गया था। पुरौला में हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की कोशिश करी, लेकिन जब वहाँ की 2 बेटियाँ SC ST की 2 बेटियों का बलात्कार हुआ, उसमें आज तक मुआवजा तक नहीं दिया। न्याय तो छोड़ दीजिए, उत्तरकाशी जनपद में 4 SC ST की बहनों का बलात्कार होता है, उनको ना मुआवजा मिलता है ना कार्रवाई होती है। आज तक वो फाइल अटकी पड़ी है। जो पॉक्सो एक्ट के तहत उनको पैसा मिलना चाहिए था, जो SC ST एक्ट के तहत पैसा मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला है। तो कैसा सम्मेलन? क्या जगदीश आर्या की हत्याकांड में आपने केवल कंप्रोमाइज़ करा दिया, इस वजह से आपका SC ST सम्मेलन सफल हो जाएगा? या हरिद्वार वाली घटना जो हुई है उससे आपका सफल हो जाएगा? या ये जो 4 बहनों का बलात्कार हुआ उनको न्याय नहीं मिला, इससे आपका सफल हो जाएगा? बीजेपी केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। उनका लोगों के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है और SC सम्मेलन केवल ढकोसला मात्र है। आपको बता दें कि राज्य में कल मतदाताओं की संख्या 81,83,501 है। इनमें 42 लाख से ज्यादा पुरुष जबकि 39,25,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। इन सभी मतदाताओं को साधने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में नए मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रदेश में अभियान भी शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत प्रदेश में 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी ग्रहण की है। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी की ओर से 15 नवंबर तक ऐसे युवाओं और नव मतदाताओं से जोड़ने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इन तमाम कार्यक्रमों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि भाजपा सरकार ने इन सभी वर्गों के हित में कोई कार्य किया होता तो आज भाजपा को ऐसे कार्यक्रम नहीं चलाने पड़ते। इस माह हम सदस्यता के अपने अभियान का स्वरूप बदल रहे हैं, जहां भिन्न दलों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो अभी तक किसी दल का सदस्य नहीं है, 18 साल से 35 साल के युवाओं को जोड़ने का हमारी ये श्रृंखला इस नवंबर माह में और 15 दिसंबर तक हम लोग चलाएंगे। तो आज बहन जानकी जी जो हमारी बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, समाज सेवी हैं, उनके आह्वान पर, उनके नेतृत्व में 40 युवा ने आज सदस्यता ग्रहण किया है। ये क्रम लगातार चलेगा और केवल हरिद्वार ही नहीं, प्रत्येक लोकसभा के अंदर युवाओं की भाजपा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के अंदर कर्तव्य पथ के अंदर 75,000 युवाओं के साथ अपना संवाद कर रहे हैं। उसी के बाद हमने पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश, अपने प्रदेश में भी हमने युवा जोड़ो अभियान प्रारंभ किया है और नव मतदाता जोड़ो अभियान की श्रृंखला का पहला कार्यक्रम आज हमने प्रदेश कार्यालय में संपन्न किया है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जीत का प्लान तैयार कर रखा है। भाजपा ने तमाम वर्गों के मतदाताओं को साधने के साथ ही युवाओं और नव मतदाताओं से जोड़ने का विशेष अभियान भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर मंथन करने के साथ ही मीडिया संवाद कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता को गिना रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भाजपा का प्लान विपक्षी दलों को चारों खाने चित्त कर देगा? क्या भाजपा 2024 में एक बार फिर जीत के हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है? क्या विपक्ष भाजपा की जीत के रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। यहां वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी में अखिल भारतीय परिसंघ के तत्वाधान में आगामी 5 नवंबर को दिल्ली में संविधान बचाओ महारैली होने जा रही है। जानकारी देते हुए उत्तराखंड परिसंघ की प्रदेश मीडिया प्रभारी शैलजा सिंह आर्य ने बताया कि अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज के नेतृत्व में हर साल लाखों की संख्या में बहुजनों की हक अधिकारों के लिए विशाल रैली का आयोजन होता है। वर्तमान में बैकलॉग के रिक्त पड़े पद, प्रमोशन में आरक्षण बहाल आदि तमाम मुद्दे तथा आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय द्वारा संविधान को बदलने की बात सहित अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 नवंबर को महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे देश भर से बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होंगे और अपने अधिकारों की आवाज को उठाएंगे।
रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लगातार ही दलित उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है और इसी के ही संदर्भ में 5 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय परिसंघ के बैनर तले डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य संविधान बचाओ महारैली का आयोजन होना है। तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के समस्त जागरूक लोगों को मैं आह्वान करना चाहूंगी कि आइए और जुड़िए इस रैली के साथ। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहती हूं कि 15 अगस्त 2023 को आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही करीबी हैं, उनके द्वारा द मिंट पे एक लेख प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय संविधान को बदलने की आवश्यकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही संकट का समय है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां ग्राहकों के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा का लोन स्वीकृत कर पैसा हड़पने वाले पूर्व बैंक मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी के खिलाफ पिछले साल मुकदमा दर्ज किया गया था। उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की निरंजनपुर शाखा का मामला है, जहां अमित सिंह ने अपने कार्यालय में 2 लोगों के नाम पर 1,50,000 रुपए के 2 लोन जारी किए थे। लोन के खाते से संबंधित कोई भी दस्तावेज बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे। मामले की जब जांच हुई तो पता चला कि अमित सिंह ने इनके खाते फर्जी तरीके से खोले और इस पूरी धनराशि को खुद हड़प लिया। आरोपी के खिलाफ पटेल नगर में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में गैंगस्टर एक्ट के 5 आरोपी को पटेल नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर सूर्यभूषण सिंह नेगी ने बताया कि गैंग का लीडर ताजदीन निवासी मेहू वाला पटेल नगर का है। इस गैंग के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी और चोरी समेत तमाम मुकदमे दर्ज हैं। इन आरोपियों में ताजदीन के साथ आविद, हारून, आदिल, आरिफ, आजम, अब्दुल कादिर निवासी मेहू वाला, सत्यदेव ओझा निवासी रीठा मंडी, सद्दाम हुसैन निवासी घिसरपट्टी, हरवंश वाला, शोएब निवासी कोटला नवादा, हलीम निवासी लक्ष्मीपुर और असलम सहसपुर शामिल है। अब बात करेंगे अगली खबर की। रुड़की व आसपास के क्षेत्र में भूमाफियों के द्वारा कई जगह अवैध कॉलोनियों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा लगातार सक्रिय है। अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं कुछ दिन पहले HRDA की टीम के द्वारा रुड़की के बेलड़ा गाँव के कोर कॉलेज के पास जी लिटेरा स्कूल समेत कई कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से बेलड़ा ग्राम हरिशरणम के पास ध्वस्त की गई कॉलोनी में कॉलोनी स्वामी द्वारा एक बार फिर से सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसकी सूचना विभागीय अधिकारियों को लगी है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर HRDA के AE DS रावत के नेतृत्व में टीम कॉलोनी में पहुंची और इस कॉलोनी पर दोबारा ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की गई। बहुत सारी जो है शिकायतें हमारे पास आ रही है कि जो हमने जो कॉलोनियाँ तोड़ी थी उनमें जो है फिर से दोबारा निर्माण हो रहा है। अभी इसी कड़ी में हमने पहला ये दोबारा निर्माण इन तोड़ी थी हमने करीब 15-20 दिन पहले, तो उसके बाद हमने विकास कार्य इसमें जारी रखा था। तो बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, तो उसके लिए हमने जो है इस तरीके इसको भी तोड़ दिया। इसके सारे विकास कार्य किस जगह पर सर? ये बेलड़ा गाँव है। तो अभी हम और भी कार्रवाई करेंगे। अभी हमको पहले चंगान और मेन हाईवे पे है तो आया है, तो आगे भी अभियान जारी रहेगा सर? बिल्कुल अभियान जारी रहेगा। अभियान के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं तब, लेकिन हम लोग इसमें तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से विधिक तरीके से इसमें कार्रवाई आगे अन्य उस पर भी कर रहे हैं और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वैसे तो कई सरकारी भवनों की हालत खराब है, लेकिन लक्सर में खाद्य आपूर्ति विभाग के मुख्य कार्यालय की हालत ज्यादा बदतर है। कार्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है। भवन की छत पर कई फीट ऊंचे पेड़ उग गए हैं। भवन का प्लास्टर उखड़ चुका है। दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए हैं। एक तरह से देखें तो पूरा भवन गिरने की स्थिति में है। इसके बावजूद भी इसके भवन में 2 खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के अलावा 4 से अधिक लोगों का स्टाफ तैनात है। इसके अलावा करीब 80 से अधिक ग्राम पंचायत में राशन से जुड़े उपभोक्ताओं का इस कार्यालय में आना जाना रहता है। और मौजूदा खाद्य विभाग द्वारा खाद्य आपूर्ति अधिकारी देवचंद का कहना है कि भवन की मरम्मत के लिए 4 लाख से अधिक का
एस्टीमेट तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को भेजा गया है। अब कब तक बजट पास होगा, कब भवन की मरम्मत होगी, यह अभी तक पता नहीं। देखिए, मैंने यहाँ पे 30 जून को ज्वाइन किया है और जब मैं आया तो बरसात का मौसम था। तो बरसात में बारिश का पानी जो है ऊपर छत से टपक कर अंदर पूरा गीला तालाब बना हुआ रहता है और जितना भी रिकॉर्ड है हमारा पिछला, जितने डॉक्यूमेंट्स है वो ज़्यादातर खराब हो चुके हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए मैंने IGM साहब से अनुरोध किया, तो फिर उनके आदेश पे विकास खंड लक्सर द्वारा BDO साहब द्वारा एस्टीमेट तैयार करवाया गया। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राज्य सरकार 90,000 करोड़ की MOU साइन कर चुकी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निवेश के लिए अहमदाबाद में 50 औद्योगिक समूहों के साथ 20,000 करोड़ रुपए के करार हुए। सरकार के उत्तराखंड में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य सरकार अब तक देश विदेश की विभिन्न कंपनियों के साथ करीब 90,000 करोड़ रुपए के MOU साइन कर चुकी है। बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के तहत अहमदाबाद में रोड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 50 से अधिक उद्योग समूहों ने प्रदेश में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए। मैं बताना चाहता हूं कि 4 जो जिले हैं हमारे, जिसमें नैनीताल और देहरादून 2 जिले हैं जहां पर आंशिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, हिल स्टेशन भी हैं, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है और वहां पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का हब है, जिसमें आप जानते हैं जहां पर हमारे अनेकों संस्थान उद्योग समूह स्थापित हैं। हरिद्वार में बड़ा सिटकुल हमारा है, उधम सिंह नगर में बड़ा सिटकुल है। तो लोगों के मन में कई बार शंका होती है कि नहीं कैसे जाएंगे। उसके अलावा पहाड़ के अंदर एक से एक स्थान है। अभी आपने देखा होगा इसमें यहाँ पर जो दिखाया गया, इसमें जो प्रेजेंटेशन आ रहा था, सुधांशु जी जब दिखा रहे थे, रोहित ने जब दिखाया था, तो अभी टिहरी है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, औली है, दयारा बुग्याल है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पहाड़ों में भी अपार संभावना है। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है उनको एक बार उत्तराखंड जरूर देखना है। रुक करेंगे अगली खबर का। भारत नेपाल सीमा तथा यूपी उत्तराखंड सीमा पर स्थित पीलीभीत जिले के दूरस्थ गांव बूंदी भूड़ के शारदा सागर स्टेडियम में स्वर्गीय RP सिंह की स्मृति में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के खटीमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा उपनेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार भुवन चंद्र कापड़ी ने द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ फीता काट कर किया। इस टूर्नामेंट में 1 नवंबर से 19 नवंबर तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसमें नेपाल व भारत सहित विभिन्न जगहों की 16 टीमें प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर स्वर्गीय RP सिंह एंटरप्राइजेज के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय लोगों ने विधायक भुवन चंद्र कापड़ी सहित सभी अतिथियों का माला पहनाकर तथा बैज लगाकर सम्मानित किया। वहीं आपको बता दें पहला मैच भारत और नेपाल की टीम के बीच खेला गया। आयोजक मंडल के अनुसार फाइनल मैच के बाद समापन अवसर पर प्रथम विजेता टीम को 21,000 नगद राशि तथा ट्रॉफी, द्वितीय विजेता को 11,000 रुपए नगद राशि तथा ट्रॉफी और मैन ऑफ द सीरीज को 2,500 नगद राशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैन को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। जिसे हम कहेंगे भारत और नेपाल सीमा का ग्राम सभा, जिसमें दोनों देशों की मुझे लगता है कि सीमाएं लगती हैं और यहाँ के प्रधान जी ने दूसरा एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराया अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर। तो मैं सब जगह से जो हम टीमें आ रही है, हमारे उत्तराखंड से भी टीमें हैं, यूपी से भी हैं, नेपाल से भी हैं, तो ये एक समागम है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। तो आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं और इस टीम में जो इस गेम में जो प्रतिभाग कर रहे हैं, जो अलग अलग देशों से भी आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से भी आ रहे हैं, शुभकामनाएं देता हूं। इस टूर्नामेंट से हम एक दूसरे की संस्कृति सभ्यता को समझने के साथ साथ एक दूसरे देशों में अपने और राज्यों में अपने संपर्क भी बनाते हैं कि खिलाड़ियों के एक दूसरे जगह संपर्क बनते हैं और वहाँ पर जब टूर्नामेंट होते हैं खेल के।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे की जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रही हैं। वह 8 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगी। वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति के दौरे की तैयारी को लेकर बैठक की है। उन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही सड़क किनारे से अतिक्रमण, नो पार्किंग, वाहनों को हटाने और झूलते तारों को हटाने के साथ ही गिरासू पेड़ों को कटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश भी दिए हैं। ड्रिल रहती है, हमारा प्रोटोकॉल के जो नॉर्म्स होते हैं उनके अनुसार हम लोग व्यवस्था करते हैं। जहाँ आगमन है, जहाँ पे रात्रि विश्राम की व्यवस्था होनी है, सारी हमने हमारी टीम बुला दी थी और सबको ब्रीफ कर दिया और हम तैयारियों में लग गए। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का बागेश्वर जिला खनिज संसाधनों से भरपूर एक अच्छा राजस्व देने वाला सबसे अमीर जिला माना जाता है। उत्तराखंड सरकार की आय के रूप में बागेश्वर जिले के बड़े मायने हैं। खड़िया खनन से हर वर्ष उत्तराखंड सरकार को मोटा राजस्व प्राप्त होता है। खड़िया खनन से उजड़ चुके गाँवों को पुनः स्थापित करने के लिए बागेश्वर जिला स्तर पर जिला खनिज न्यास फाउंडेशन के रूप में अतिरिक्त धनराशि का कोष भी है। बागेश्वर में प्रशासन के पास धन के भरपूर भंडार होने के बाद भी बागेश्वर में खड़िया खनन से उजड़ चुके प्रभावित गांवों में खनन न्यास के रूप में उपस्थित सहायता धनराशि पहुंचा पाने में जिले के पूर्व और वर्तमान जिलाधिकारी फेल साबित हुए हैं। बीच वाली जाएगी सर, बीच वाली क्यों जाएगी? तुम्हारे नाम कटेगी भाई, सब सुन लेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर के मुंडा खेड़ा कला गांव के जंगल में मोहन राम आश्रम को गांव के ही ओम प्रकाश द्वारा जमीन दान में दी गई थी, जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी हुआ था। ओम प्रकाश व उसके कुछ साथी अब इस जमीन पर आश्रम बनने के बाद कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के